हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं और उसका यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने गुड्स का डेफिनेशन देखा, बायर सेलर का डेफिनेशन देखा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। तो देखो, गुड्स जो है वो 3 टाइप का होता है: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। अब जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उसमें फिर से 3 टाइप है: स्पेसिफिक, ascertained एंड अनअसर्टेन्ड। अब एज सच स्पेसिफिक और असर्टेन्ड एक ही होता है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग गुड्स होगा, क्या फ्यूचर गुड्स होगा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो गुड्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में। बरोबर, आपके सामने एक इमेज है, क्या दिख रहा है आपको इमेज में? क्या दिख रहा है आप लोगों को इमेज में? एनीवन? क्या दिख रहा है आपको? मेरी आवाज आ रही है अब तक कि नहीं आ रही है? स्पाइसेस। स्पाइसेस, बरोबर। मतलब एक दुकान है, उस दुकान में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ दिख रहा है, देखो आपको स्पाइसेस है, यहाँ पे अंदर कुछ और सामान पड़ा है, यहाँ पे कुछ हैंगिंग किया हुआ है। तो सब पड़ा है कि कुछ लाना बाकी है? ऑलरेडी सब पड़ा है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम ऑलरेडी सेलर के पास पड़े हैं, उसको खरीदने का बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। Existing goods are those goods which are already in existence and are specifically present in the possession and ownership of seller at the time of sale। मतलब सेलर के ओनरशिप के अंदर, सेलर के पोजीशन के अंदर ऑलरेडी गुड्स पड़ा है, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। आप किसी मिठाई की दुकान पे गए, उसको बोला भाई 1 किलो मलाई पेड़ा पैक कर दो। वो मलाई पेड़ा उसके जो फ्रीज है या उसका जो अलमारी जैसा होता है जिसमें सब मिठाई वगैरह रखता है, कंटेनर जैसा, उसमें ऑलरेडी पड़ा है। तो ऐसे गुड्स को हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड आर फिजिकली प्रेजेंट इन पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब जब सेल कर रहा है तब ऑलरेडी सेलर के पास, उसके पोजीशन में, उसके ओनरशिप में है। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। बरोबर। इसके बाद नेक्स्ट इज अनसर्टेन गुड्स के बारे में मैं पहले बात कर रहा हूं। बरोबर, एक होता है अनसर्टेन गुड्स और एक होता है असर्टेन्ड या स्पेसिफिक गुड्स। बरोबर, मैं भी आपको 2 इमेज दिखाऊंगा बारी बारी से, आपको दोनों में क्या अंतर है वो मुझे बताना है। क्या दिख रहा है आपको? जलेबी। जलेबी दिख रही है, एक प्लेट, एक ट्रे पड़ा है, उसमें जलेबी दिख रहा है। बरोबर, ये स्पेसिफिक गुड्स। यहां पे क्या दिख रहा है आपको? पैक की हुई जलेबी। पैक की हुई जलेबी। मतलब इसके पहले जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी उसमें क्या था? एक ट्रे थी, एक प्लेट थी, उसमें जलेबी पड़ी थी। यहाँ पे पैक बॉक्स है,
डब्बा है, उसके अंदर जलेबी पड़ी है, बरोबर। और ये पैक डब्बे वाली जलेबी कौन से गुड्स के अंडर है? स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स भी बोल सकते हो आप इसको। और जो अनपैक जलेबी थी, जो अनपैक जलेबी थी, वो किसकी कैटेगरी में है? अनअसर्टेन्ड या जेनरिक गुड्स। तो यहां पे स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स मतलब, और या फिर पहले मैं बोलूं अनअसर्टेन गुड्स मतलब वो गुड्स जो पड़े हैं लेकिन अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उनको यूज नहीं किया। क्या दिया है देखो अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। Unascertained or generic goods are goods which are not only specifically identified or ascertained at the contract, मतलब वो गुड्स ऐसे हैं जो अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करने के लिए आइडेंटिफाई नहीं किया, विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और ascertained at the contract, ascertained at the time of making of contract of sale. They are indicated or identified only by description और सैंपल। खाली आप देख रहे हो कि गुड्स पड़ा है, पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उन गुड्स का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ऐसे गुड्स को हम बोलेंगे अनअसर्टेन्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ 1 ton of wheat out of heap of 10 ton standing in a barrel, or contract for sale of 1 kilogram of oil from a barrel of 100 kilogram oil with the merchant, or contract of sale of 2 kilogram of sugar out of a bag of 100 kilogram sugar with the merchant in a contract for the sale of ascertained or generic goods। मतलब एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तब ऑलरेडी दुकान वाले के पास पड़ा है। एग्जिस्टिंग गुड्स में एक होता है अनअसर्टेन्ड और दूसरा होता है असर्टेन्ड या स्पेसिफिक। अनअसर्टेन्ड मतलब गुड्स दुकान में पड़ा है लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं हुआ है। जैसे कि ये जलेबी, आप दुकान में गए, बरोबर, दुकान वाले को पूछा भाई साहब जलेबी है क्या? उसने बोला हाँ साहब सामने ही पड़ा है, गरम गरम जलेबी है, एग्जिस्टिंग गुड्स है। तो आपने बोला कि भाई साहब मुझे 1 किलो जलेबी पैक करके दे दो, तो बोला हाँ भाई साहब पैक कर देता हूं। तो अभी तक जलेबी उसने पैक नहीं की है, उसके यहाँ वो जो प्लेट है, जो ट्रे है, उसमें जलेबी ऑलरेडी पड़ा है, तो कैसा गुड्स हो गया वो? अनअसर्टेन। लेकिन जब वो जलेबी को आपको पैक करके दे देगा तो वही अनअसर्टेन गुड्स क्या हो जाएगा? असर्टेन गुड्स। वही अनअसर्टेन गुड्स क्या हो जाएगा? असर्टेन गुड्स। तो असर्टेन गुड्स के बारे में क्या दिया है या स्पेसिफिक गुड्स के बारे में क्या दिया है? स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स which are identified, उधर क्या था? not identified, and agreed upon at the time when contract of sale is made। मतलब आइडेंटिफाई कर लिया है, पैक वैक कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करने के लिए। फिर एसर्टेन गुड्स के बारे में क्या कहा है? एसर्टेन गुड्स आर नॉट डिफाइंड इन एक्ट, एक्ट में डिफाइन नहीं किया है। इट इज कंसिडर्ड सेम एज स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स को एसर्टेन गुड्स माना जाता है। When from a lot or out of large quantity of unascertained goods, the number or quantity contracted for is identified, such identified goods are called ascertained goods। मतलब उधर 10 किलो जलेबी बनी हुई पड़ी थी, आपने बोला मुझे 1 किलो जलेबी दे दो, तो देखो जो 10 किलो जलेबी है वो अनअसर्टेन्ड गुड्स है। उस दुकान वाले ने उसमें से 1 किलो जलेबी डब्बे में पैक की और आपके लिए रखी, आपको दी, तो वो क्या हो जाएगा? अनअसर्टेन्ड गुड्स। हाँ, वो क्या हो जाएगा? असर्टेन्ड या फिर स्पेसिफिक गुड्स। बरोबर, क्लियर है? अब देखो क्या दिया है, आप स्पेसिफिक गुड्स बोलो, असर्टेन्ड गुड्स बोलो या आइडेंटिफाइड गुड्स बोलो, तीनों सेम होता है। एंड स्पेसिफिक गुड्स और ascertained goods or identified goods are considered as same होगा। इज दैट क्लियर? तो
एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम ऑलरेडी पड़ा है, बरोबर। और एग्जिस्टिंग गुड्स में अनसर्टेन गुड्स मतलब जो पड़ा है लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं हुआ। और स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड्स मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए यूज कर लिया है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर गुड्स के बारे में। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको फोटो में, इमेज में क्या दिख रहा है? हाँ, भी बन रही है। जलेबी बन रही है, बरोबर। तो रेडी है क्या? तैयार माल है क्या? नहीं। तैयार माल होता है तो क्या हो जाता है? एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग गुड्स। लेकिन आपसे बात करने के बाद अगर कोई बनाता है, बरोबर, रेडी नहीं है उसके पास, तो क्या हो जाएगा? वो फ्यूचर गुड्स। वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स those goods which are to be manufactured or produced or acquired by seller after making the contract of sale. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर करने के बाद जब सेलर उन गुड्स को बनाता है या खरीदता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स is always an agreement to sale. It is never actual sale because a man cannot transfer what is not in existence. और जो फ्यूचर गुड्स का सेल है वो कभी भी एग्रीमेंट टू सेल होगा। इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ मैन कैनॉट ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट है। उसके पास खुद के पास ही नहीं तो कैसे ट्रांसफर करेगा? कैसे? अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए, मिठाई की दुकान पे, आपने बोला भाई साहब जलेबी है क्या? बोले हाँ है ना। बोला कि भाई मुझे आप 5 किलो जलेबी दे दो। तो दुकान वाला बोलता है कि साहब मेरे पास फिलहाल सिर्फ आधा किलो जलेबी है, अगर आपको 5 किलो जलेबी चाहिए तो मुझे बनानी पड़ेगी। आप ऑर्डर दे के जाओ, 1 घंटे बाद आओ, मैं बना के रखता हूँ। तो यहाँ पे जब आप उसको ऑर्डर दे के जाते हो और रेडी नहीं है, आपके ऑर्डर देने के बाद वो बनाना चालू करता है, तो वो जलेबी कैसा गुड्स हो जाएगा? फ्यूचर गुड्स। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद प्रोक्योर किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, परचेस किया जाए, ऐसे गुड्स को अपन बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। एग्जाम्पल भी दिया है 10। ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी, A contract to sell B a sofa cum bed, which A would make according to B's requirement. It is contract of sale of future goods. Is that clear? बरोबर। तो आपको समझा एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, असर्टेन गुड्स क्या होता है, अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स क्या होता है। अब देखो फ्यूचर गुड्स के कुछ एग्जांपल भी है यहाँ पे। Example 1, 1,000 quintal of potato to be grown on A's field is not illegal, though the actual sale of future goods is not possible. This is example of agreement to sell. मतलब यहाँ पे A अपने खेत में टमाटर उगाने वाला है और A ने समझो B से डील की कि मेरे खेत में जो टमाटर उगेंगे मैं वो तेरे को दूंगा। तो ये फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। एंड फ्यूचर गुड्स का जो सेल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, इट इज एग्रीमेंट ऑफ सेल। P agree to sell to Q all the milk that his cow may yield during coming year. This is again contract of sale of future goods. पूरे साल में जो भी गाय दूध देगी वो मैं तेरे को बेच दूंगा, फ्यूचर की बात। P agree to sell to S all the orange which will be produced in his garden this year. Again this is contract of sale of future goods. बरोबर, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद बनाया जाए। वापस सेम एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी अ सोफा कम बेड which A would make according to B's requirement. It is contract of sale of future goods. बरोबर। फ्यूचर गुड्स के बाद आता है कंटिंजेंट गुड्स। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंटिंजेंट? कंटिंजेंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है? अनसर्टन। अनसर्टन। तो कई बार गुड्स भी कंटिंजेंट होते हैं। अब ये जो कंटिंजेंट गुड्स है ये भी एक तरह से आप बोल सकते हो फ्यूचर गुड्स के जैसा है।
और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा, एग्रीमेंट ऑफ सेल होगा। अब कंटिंजेंट गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो फ्यूचर के अनसर्टेनिटी पे, फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, ऐसे गुड्स को अपन कंटिंजेंट गुड्स बोलते हैं। ऐसे गुड्स को अपन कंटिंजेंट गुड्स बोलते हैं। कंटिंजेंट गुड्स आर काइंड ऑफ अ फ्यूचर गुड्स but the acquisition of which by a seller depend on contingency which may or may not happen। बरोबर, कंटिंजेंट गुड्स फ्यूचर गुड्स है और उनका खरीदना बेचना फ्यूचर के किसी कंटिंजेंसी पे डिपेंड करता है। अब यहां पे देखो एग्जांपल दिया है, एग्जांपल पे ध्यान देना, क्या दिया है देखो एग्जांपल में, ए एग्री टू सेल द गुड्स टू बी if a particular ship arrives with particular goods contracted to be sold। ए ने बी को क्या बोला, मैं तेरे को गुड्स बेचूंगा अगर वो शिप जो गुड्स मैंने तेरे से बात की लेके आ गई तो शिप अगर गुड्स लेके आई तो बी ए को बेचेगा, ए बी को बेचेगा, अदरवाइज नहीं बेचेगा। तो ये शिप के आने पे और शिप के उन गुड्स लाने पे कंटिंजेंट है, तो कैसा गुड्स हो गया, कंटिंजेंट गुड्स। In such a case, A will be liable to deliver goods only if the particular ship arrive with the particular goods contracted to be sold and not otherwise। एक और एग्जांपल है, A agrees to sell to B a Picasso painting provided he is able to purchase it from its present owner। A ने B को बोला मैं तेरे को पिकासो का पेंटिंग बेचूंगा, प्रोवाइडेड जिसके पास वो पेंटिंग है वो मुझे बेचना चाहिए। तो यहाँ पे अगर जिसके पास पेंटिंग है उसने ए को बेचा तो ए बी को बेचेगा, कंटिंजेंट गुड्स। अब यहाँ पे देखो सेकंड पैराग्राफ अपन ने छोड़ा था, क्या दिया इसमें, कंटिंजेंट गुड्स आल्सो ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड नॉट एज अ सेल फॉर अ क्वेश्चन ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर is concerned। In other words, like the future goods, in case of contingent goods also the property does not pass to the buyer at the time of making the contract। अब ये भी एग्रीमेंट टू सेल, अब देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है सेल, एग्रीमेंट टू सेल, तो मैं आपको बता देता हूं कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर क्या है। और यहाँ पे बार बार वर्ड हो रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के बारे में भी मैं बता देता हूं। तो देखो प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स। बाय द वर्ड प्रॉपर्टी वी मीन ओनरशिप, बाय द वर्ड प्रॉपर्टी वी मीन ओनरशिप। प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, ओनरशिप, बरोबर। और सेल में कभी भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक सेल, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब जहां पे ओनरशिप प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल मतलब जहां पे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती है, फ्यूचर में कोई इवेंट होगा, कोई कंडीशन फुलफिल होगा, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब किसी को कोई कंसिडरेशन के बदले, पैसे के बदले गुड्स बेचना या खरीदना, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल मतलब जहां पे इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर होती है, और एग्रीमेंट टू सेल मतलब जहां पे फ्यूचर में कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो फ्यूचर गुड्स जो है, कंटिंजेंट गुड्स जो है, इसमें ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती। फ्यूचर में जब गुड्स बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। और जहां तक सवाल है एग्जिस्टिंग गुड्स का, उसमें इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। बरोबर, क्लियर है यहां तक का पार्ट? यहां तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? सर क्लियर है ना एवरीबॉडी? अंतिमा, हर्ष, कल्याणी, ऋतु, रोहन, साईराज, यस सर सैमेश, सिद्धि, यस वैष्णवी, सर यस सर। क्लियर है ना सबको? यस तो ठीक, तो फिर अपन आगे का बात करते हैं।
अब देखो जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमको पढ़ना है दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी मतलब अगर आप गुड्स का पोजीशन किसी को ट्रांसफर कर देते हो वॉलेंटरीली, जबरदस्ती नहीं, खुद की इच्छा से, तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज अ जनरल रूल, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of buyer or any person authorized to hold them on his behalf। डिलीवरी मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिससे गुड्स का पोजीशन सेलर से बायर को या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चला जाए, या तो सेलर से बायर को या बायर के किसी ऑथोराइज्ड पर्सन को। पोजीशन मतलब गुड्स ट्रांसफर होना। मैं ओनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, ओनरशिप मतलब प्रॉपर्टी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हुआ तो ओनरशिप भी ट्रांसफर होगा, बरोबर। कई बार पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, बरोबर। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है लेकिन पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता है। तो पोजीशन मतलब फिजिकली कौन गुड्स को होल्ड करके रखता है, उसको हम बोलते हैं पोजीशन। हमने अकाउंट्स में सेल और रिटर्न पढ़ा है। सेल और रिटर्न में वो है ना कि जब सेलर बायर को गुड्स देता है और बोलता है तेरे को पसंद आए तो रखना वरना मत रखना, तो जब सेलर बायर को सेल और रिटर्न पे गुड्स भेजता है तब वो क्या ट्रांसफर करता है, पोजीशन की प्रॉपर्टी। जब सेलर बायर को सेल और रिटर्न पे गुड्स भेजता है तो वो बायर को क्या ट्रांसफर करता है, पोजीशन की प्रॉपर्टी, पोजीशन। और जब बायर हाँ बोलता है तब ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो पोजीशन मतलब आप बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बरोबर। तो डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और डिलीवरी में कोई भी एक्ट जो आपने गुड्स एक से दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए किया है वो आ जाए। अब यहाँ पे तीन टाइप की डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। तीन टाइप की डिलीवरी होगी, एक एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और तीसरा सिंबॉलिक डिलीवरी। अब कई बार कैसा होता है कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक को एक ही माना जाता है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी ऐसा दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्चुअल डिलीवरी, देखो आपके सामने एक इमेज है, उसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको उस इमेज में? मैंने और वो मतलब सेकंड पर्सन है वो डिलीवरी ले रहा है। मतलब जो टोपी वाला पर्सन है वो एक डब्बा बिना टोपी वाले पर्सन को दे रहा है, बरोबर। टोपी वाला पर्सन एक डब्बा बिना टोपी वाले पर्सन को दे रहा है, फिजिकली दे रहा है। तो एक्चुअल डिलीवरी मतलब होता है व्हेन गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू बायर। जब आप एक्चुअली फिजिकली गुड्स उसको दे देते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवर। जैसे आप मेरे पास आए बोले मोबाइल दे दो, तो मैंने ये मोबाइल आपको दे दिया, बरोबर। तो ये फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स जो होता है ना उसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअली गुड्स आपको ट्रांसफर हो जाता है, बरोबर। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है यहाँ पे एक्चुअली या फिजिकली गुड्स ट्रांसफर नहीं होगा, वहां पे आपको गुड्स का डिलीवरी होगा, गुड्स का ट्रांसफर होगा बाय वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट। क्या दिया है देखो इन्होंने, व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजीशन ऑफ द थिंग्स एज इन द केस ऑफ डिलीवरी बाय अटर्नमेंट और एक्नॉलेजमेंट। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो डिलीवरी इज बाय वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट, डिलीवरी इज बाय वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज करना मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेज करना मतलब क्या होता है? हम्म?
कभी बैंक में चेक वेक कैश वैश जमा करने गए हो? बैंक में कोई भी कैश या चेक जमा करने गए हो? हाँ सर। तो बैंक में जब चेक या कैश को भी जमा करते हो तो पेन स्लिप भरते हो, हाँ। बराबर। काउंटर पे जाते हो, कैश या चेक देते हो और काउंटर वाला क्या करता है, ठप्पा मार के देता है आपको। उस स्लिप के काउंटर फॉइल पे एक पेपर फाड़ के खुद के पास रख लेगा और पेपर का जो दूसरा पार्ट है, काउंटर फॉइल है, वो आपको ठप्पा मार के देता है। मतलब वो आपको एक तरह से एक्नॉलेज कर रहा है, आपने कैश, आपने चेक दिया और मैंने लिया, मतलब एक तरह से कंफर्मेशन दे रहा है आप, बरोबर। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर कैसा होता है, गुड्स का फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, गुड्स पहले जहां पड़ा था वहीं पड़ा होता है, खाली जो होल्डर है वो एक्नॉलेज कर देता है कि पहले मैं उसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अब आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। Where a warehouse man holding the goods of A agree to hold them on behalf of B at A's request। समझो फॉर एग्जाम्पल एक गोडाउन है, उस गोडाउन में बहुत सारा गुड्स पड़ा है, बरोबर। अब उस गुड्स का पोजीशन मुझे, समझो दीप को ट्रांसफर करना है, उन गुड्स का पोजीशन में दीप को ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो अभी ये इतने सारे गुड्स में से एक एक उठा के तो उसको नहीं देने वाला हूं। अगर एक एक उठा के उसको दूं तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो गया, फिजिकल मूवमेंट। तो मैंने गोडाउन के वॉचमैन को बुलाया, दीप को बुलाया, और गोडाउन के वॉचमैन को बोला कि भाई जो गुड्स अब तक तू मेरे लिए संभाल रहा था, जो गुड्स तू अब तक मेरे लिए संभाल के रख रहा था, वो गुड्स अब तुझे किसके लिए संभाल के रखना है, दीप के लिए। वॉचमैन बोला हाँ साहब, अभी तक आपके गुड्स की रखवाली कर रहा था, अब वही गुड्स दीप के हैं, दीप के गुड्स की रखवाली करूंगा। तो यहां पे एक्नॉलेज किया, जो वॉचमैन मेरे भी आप पे होल्ड कर रहा था उसने दीप को एक्नॉलेज किया कि अब मैं गुड्स आपके लिए संभालूंगा। तो ये भी एक तरह से डिलीवरी है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है, लेकिन फिजिकल नहीं, कंस्ट्रक्टिव, बाय वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट। फिर नेक्स्ट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। अब सिंबॉलिक डिलीवरी में देखो आपको इमेज दिख रहा है, एक इमेज में एक पर्सन दूसरे पर्सन को चाबी दे रहा है, दूसरे इमेज में एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई एनवलप दे रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा है। तो सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, यहां पे टोकन ऑफ डिलीवरी होती है। मतलब आपको कोई टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के बेस पे मान लिया जाएगा कि आपको गुड्स डिलीवर हो गया। समझो फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार खरीदी, एक कार खरीदी। अभी देखो, अगर आप मोबाइल खरीदोगे तो उस केस में एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल है, दुकान वाला बोलेगा ये लो साहब मोबाइल आपका, आपके हाथ में आपको मोबाइल देगा, बरोबर। आपने कार खरीदी तो कार का जो शोरूम वाला है बोलेगा अरे साहब ये लो आपका कार उठा के लाया हूं, ये लो आप अपना कार ले लो। वैसा उठा के डिलीवरी देगा क्या आपको कार? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नॉट। तो वो कार का डिलीवरी आपको कैसे देगा? वो आपको कार की चाबी देगा, वो आपको कार की चाबी दे देगा और बोलेगा साहब ये आपकी कार की चाबी लीजिए, कार उधर पड़ी। तो यहां पे उसने एक्चुअली कार दिया क्या? नहीं, उसने टोकन यानी कार की चाबी दी। तो यहाँ पे आपको कार की चाबी दी तो ये मान लिया जाएगा कि उसने आपको कार की डिलीवरी दी थी। वैसे ही ये चाबी तो एक एग्जांपल हो गया, एक इमेज में डॉक्यूमेंट दिख रहा है, डॉक्यूमेंट के थ्रू भी डिलीवरी होती है, बरोबर। कैसे कई बार ट्रांसपोर्ट से आपको गुड्स उठाना होता है तो आपको उसको वो डिलीवरी का जो रिसीट वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो देना पड़ता है। जैसे मेरे नाम से गुड्स ट्रांसपोर्ट में पड़े हैं, वो गुड्स मैं चाहता हूं कि आप लेके जाओ, तो ट्रांसपोर्ट वाला आप जाओगे तो गुड्स नहीं देगा। मेरे पास जो स्लिप पड़ी है, जो रिसीट पड़ी है, वो रिसीट में मैं आपको नाम लिख के दूंगा कि भाई ये गुड्स के लिए मैं दीप का नाम लिख रहा हूं, आप दीप को दे दो, ऐसा मैं एक्नॉलेज करके दूंगा। और वो रिसीट आप ट्रांसपोर्ट वाले को दिखाओगे तो वो आपको डिलीवरी देगा। तो जब मैं आपको रिसीट एंड्रोज कर देता हूं तो ये भी एक तरह से डिलीवरी है, लेकिन एक्चुअल या फिजिकल डिलीवरी नहीं है, सिंबॉलिक डिलीवरी, बरोबर। तो सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब जहां पे टोकन के फॉर्म में डिलीवरी दी जाती है, where delivery of things is token of transfer of something else। For example, delivery of goods by handing over document like bill of lading, railway receipt,
डिलीवरी ऑर्डर, मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया, आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, गुड्स लेके आ जाओ। हैंडिंग ओवर कीज ऑफ वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स टू द बायर, मैं गोडाउन का चाबी दे दिया, भाई ये ले चाबी, जाके गुड्स लिया, बरोबर, उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, डिलीवरी। इज दैट क्लियर? तो जो डिलीवरी वाला पार्ट है वो सबको क्लियर है? सर डिलीवरी ऑफ गुड्स में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी ओनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ओनरशिप और द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। मैं सिर्फ डिलीवरी वर्ड का बात कर रहा हूं, डिलीवरी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ओनरशिप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे सेल और रिटर्न में गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होता है, लेकिन ओनरशिप होता है क्या? नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। वैसे ही कई बार क्या होता है, आप कोई गुड्स खरीद लेते हो, आप गुड्स खरीद लेते हो और सामने वाले को बोलते हो कि भाई आप मुझे पहुंचा देना, मतलब आपने उसको पैसा दे दिया, उसने आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गुड्स अभी भी उसके पोजीशन में पड़ा, गुड्स अभी भी उसके पोजीशन में पड़ा, तो वहां पे ओनरशिप आपके पास है, पोजीशन उसके पास है। सेल और रिटर्न में क्या हुआ, सेल और रिटर्न में ओनरशिप आपके पास था, पोजीशन कस्टमर के पास था। तो डिलीवरी मतलब सिर्फ पोजीशन, ओनरशिप नहीं। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है, दैट इज गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब, देखो आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स दिख रहा है इमेज में, मतलब अलग अलग बॉक्सेस पड़े हैं, बरोबर, अलग अलग बॉक्सेस नहीं, अलग अलग आप बोल सकते हो बर्तन जैसा कुछ पड़ा है, और उसमें अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स पड़े, और दूसरे इमेज में आपको ड्राई फ्रूट डब्बे में पैक है, बरोबर। तो अगर आप दुकान में खरीदने जाओगे तो ये ओपन वाले ड्राई फ्रूट खरीदोगे या पैक वाले खरीदोगे? मतलब दुकान वाला बोलेगा ये लो भाई, आप एक मुट्ठी काजू ले लो, एक मुट्ठी बादाम ले लो, वैसा लोगे, या आपको प्रॉपर डब्बे में पैक करके देगा तो लोगे? और डब्बे में पैक करके प्रॉपर देगा। डब्बे में पैक करके देगा तो ही लोगे ना, वरना लेने वाले हो क्या? नहीं। तो गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब ऐसा गुड्स जिसके रिलेशन में जो भी इनकम्प्लीट काम था सब कुछ हो चुका है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, और क्योंकि कुछ भी पेंडिंग नहीं है तो बायर इज कंपेल्ड कि अब उसको गुड्स लेना ही पड़ेगा, बरोबर। गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट when they are in such a condition that buyer would be bound to take delivery of them in accordance with the terms of contract and cannot refuse to take delivery. When a contract to sell timber and make bundle thereof, the goods will be in deliverable state there after A has put the goods in such condition। मतलब यहाँ पे आप दुकान वाले के पास गए, आपने बोला मुझे 1 किलो काजू दो, 1 किलो बादाम दो, 1 किलो पिस्ता दो, 1 किलो किशमिश दो, बरोबर। और आपने उसको बोला कि भाई जो आप मुझे पैकिंग करोगे 1-1 किलो के 4 अलग अलग पैक करके देना, मिक्स मत करना। तो यहाँ पे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगा? जब वो 1-1 किलो का 4 पैकिंग करके आपको दे दे, और उसने 1-1 किलो का 4 पैकिंग करके रख दिया, तो अभी आप बाउंड हो, आपको गुड्स लेना ही पड़ेगा, बरोबर। वैसे यहाँ पे ए ने क्या बोला, मैं टिम्बर आपको दूंगा और बंडल बना के दूंगा, तो यहाँ पे ए जब टिम्बर का बंडल बना के रखेगा तब सामने वाला जो बायर है उसका ड्यूटी है कि खरीदना ही पड़ेगा, बरोबर। गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब गुड्स के रिलेशन में सब काम हो चुका है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। कैसे? फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पे गए समोसे खरीदने, बरोबर, आपने उसको बोला भाई मुझे 50 समोसे चाहिए, उसने बोला साहब मिल जाएंगे। तो आपने बोला भाई 50 समोसे, लेकिन मुझे कैसा चाहिए, 2-2 के 2 पैक,
एक पैकेट में 2 ही समोसे, मतलब टोटल 25 पैकेट हो जाएंगे। और मुझे जो चटनी है, तीखा चटनी, मीठा चटनी, फिर हरी मिर्ची, सब अलग अलग करना, एक साथ पैक मत करना, बरोबर। और ऐसे 5-5 पैकेट का लॉट बनाना, मतलब एक पैकेट में 2 समोसे और एक थैली में 5 पैकेट, उसका 3 चटनी, तीखा चटनी, मीठा चटनी, लाल चटनी और हरी मिर्ची डालना। तो ये गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब होगा? जब वो प्रॉपरली एक पैकेट में 2-2 समोसे बांधेगा और एक बैग में से 5 पैकेट रखेगा और उस 5 पैकेट के अकॉर्डिंग चटनी और मिर्ची रखेगा, तो वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होगा। अदरवाइज वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होगा क्या? नहीं, वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होगा। समझा? गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब जब गुड्स के रिलेशन में कुछ भी काम होना पेंडिंग नहीं है, उसको हम बोलते हैं गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। इज दैट क्लियर? यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको? एवरीबॉडी, कुछ डाउट है यहां तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें? किसी को नो भी? सर। हर्ष, कल्याणी, ऋतु, रोहन, साई, नो सर। सतेश, सिद्धि, सर। वैष्णवी। तो एक नो सर। का पार्ट नो आप सर। अच्छे से मेमोराइज करो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। सर मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीनशॉट, भेज हाँ दूंगा, सर। पीपीटी भेज दूंगा मैं। स्क्रीनशॉट हाँ सर ठीक है। पीपीटी भेज दूंगा आपको।